दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला में। कंप्यूटर के एमसीक्यूज चल रहे हैं आपके एमसीक्यू सीरीज। अभी तक आई थिंक 3 क्लासेस आ चुकी हैं एमसीक्यू सीरीज में। तो आज है क्लास नंबर 4। जो भी आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हैं, चाहे आपके जूनियर असिस्टेंट का पेपर है या फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर है, जो भी जेके एसएसबी के आने वाले पेपर्स हैं उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और प्लेलिस्ट में अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कंप्यूटर की पूरी सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ा रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की जो क्लास है एमसीक्यू की, वो है ईमेल और इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, ये जो ईमेल और इंटरनेट के टॉप 50 एमसीक्यूज यहाँ पे कराऊंगा मैं आपको। इसमें से जिसका पार्ट 1 जो है वो आज है, मतलब आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और अगली क्लास में 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो लास्ट तक क्लास देखिएगा। देखिए यहाँ पे, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन द इंटरनेट ऑल इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू डैश डैश मेथड। अभी कह रहा है कि इंटरनेट के ऊपर जब भी आप किसी से बात करते हो, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ए से बी जो है, मान लो ये ए और बी जो है बातें कर रहे हैं आपस में, तो जब भी ए कुछ बी को बोलेगा तो ये जो इंफॉर्मेशन सेंड होगी वो किसकी फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेंड होगी। तो अगर आपने नेटवर्किंग की क्लास पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन जो सेंड होती है इंटरनेट के ऊपर वो होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ओएसआई मॉडल। उस ओएसआई मॉडल में मैंने आपको बताया था 7 लेयर कंसेप्ट। क्या बताया था? 7 लेयर का कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। बेसिकली ये जो ओएसआई मॉडल है ये बताता है कि इंटरनेट के ऊपर जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो वो किस प्रकार से शेयर होती है। ठीक है, तो ये जो 7 लेयर मॉडल है वो क्या है, कौन कौन सी लेयर थी? एक था एप्लीकेशन लेयर, मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करा देता हूँ आपको। दूसरी थी प्रेजेंटेशन लेयर। तीसरी थी सेशन लेयर। चौथी थी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद था नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर थी? नेटवर्क लेयर। फिर उसके बाद थी डेटा लिंक लेयर। और जो सबसे लास्ट थी दैट इज फिजिकल लेयर। सबसे लास्ट कौन सी लेयर थी? फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको वहां पे ये भी बताया था कि ये जो ऊपर वाली 3 लेयर्स हैं, ठीक है, इन 3 लेयर्स में जो आपका डेटा होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? वो आपके, जैसे आप मैसेज भेजते हो ना, उस मैसेज की फॉर्म में होता है ऊपर वाली 3 लेयर्स में। ठीक है। उसके बाद ये जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसमें सेगमेंटेशन होती है उस डेटा की। क्या होती है? सेगमेंटेशन ऑफ डेटा हैपन्स इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। सेगमेंटेशन ऑफ डेटा बोले तो जैसे आपका डाटा S1, S2, S3 ऐसे सेगमेंट्स में बांटा जाता है। ये किस लेयर में होता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। ये जो इसके नीचे नेटवर्क लेयर होती है ना, नेटवर्क लेयर, यहाँ पे जो डेटा है, डेटा वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। क्या होता है? पैकेट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, जो इसके नीचे वाली लेयर है डेटा लिंक लेयर, इस डेटा लिंक लेयर में जो आपका डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। और जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर, उसमें जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो बिट्स या फिर सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। बिट्स या फिर सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ तो बस एक नॉर्मल सा पूछा कि इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में पास होती है, तो वो पास होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। लेकिन अगर आपको पूछा जाए इस ओएसआई मॉडल में स्पेसिफिकली, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस ओएसआई लेयर की किस लेयर पे जो सेगमेंटेशन ऑफ डेटा होती है, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। और नेटवर्क लेयर पे जो डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। डेटा लिंक लेयर पे डेटा जो है दैट इज फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। और फिजिकल लेयर में जो आपका डेटा है वो बिट्स और सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा कि ये
ए से बी जब इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है इंटरनेट के ऊपर, तो आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, पैकेट्स। अब इस पैकेट में बेसिकली होता क्या है, इन पैकेट्स के होते हैं एड्रेस। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बस इसको कहाँ भेजना है उसका एड्रेस चाहिए ना, ये तो सेंडर है, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है मान लीजिए। तो इन पैकेट्स का होता है एड्रेस। अब इस एड्रेस में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें होती हैं तीन, इट कंटेन थ्री थिंग्स। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, एक इसमें होता है सोर्स आईपी एड्रेस, सेंडर का जो आईपी एड्रेस है। मतलब एड्रेस में तीन चीजें होती हैं, एक होगा सोर्स का आईपी एड्रेस जहां से ये चीज भेजी गई है। ठीक है, दूसरा किसका एड्रेस होगा, इस रिसीवर का। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जिसे हम कहेंगे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, और तीसरी चीज जो होगी वो होगी सीक्वेंस नंबर। तीसरी क्या होगी, सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर, क्योंकि जब आप ए और बी को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, मान लीजिए आप 10 मैसेज सेंड कर रहे हो, 10 मैसेजेस सेंड कर रहे हो एक साथ, तो जो पहले मैसेज सेंड किया वो पहले जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, तो इसलिए उनको क्या अलॉट किया जाता है, सीक्वेंस नंबर अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैसेज इंटरनेट पे पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, उन पैकेट्स का होता है एड्रेस। उन एड्रेस में तीन चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स आईपी एड्रेस, एक होता है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और एक होता है सीक्वेंस नंबर। ये सारी चीजें जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी नेटवर्किंग की क्लास में। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आप जाके मतलब कंप्यूटर की जितनी भी सीरीज है वो वहां से आप पहले देख सकते हैं, उसके बाद जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ई बैंकिंग फैसिलिटीज। अब देखिए मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि आजकल जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आजकल। ठीक है, ना ज्यादा टेक्निकल, ना ज्यादा बिल्कुल बेसिक्स। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ई बैंकिंग फैसिलिटीज अलाउज ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन और कंपनी टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स टू अनदर पर्सन और कंपनी और इंस्टीट्यूशन अकाउंट इन अनदर बैंक और ब्रांच। तो इसमें से जब आप बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हो, बैंक से ट्रांसफर करते हो किसी पर्सन को या किसी कंपनी को या किसी और किसी इंस्टीट्यूशन को, तो इसमें से कौन सी व्यवस्था का आप इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे तो बड़ा इजी सा है कि यहाँ पे आंसर है नेफ्ट। ठीक है, ये सब चीज़ आपने सुनी होगी। अब ये नेफ्ट है क्या, बेसिकली इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नेफ्ट की जो फुल फॉर्म है, नेफ्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है, नेफ्ट स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर। अब इसको रेगुलेट कौन करता है, इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये आपको हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक्स में भी काम आए। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है इसमें, अकाउंट टू अकाउंट। ये यूपीआई नहीं चलती है यहाँ पे, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है नेफ्ट में। ठीक है, अब पहले इसमें क्या होता था कि जो सेटलमेंट होती थी वो होती थी बैच वाइज। क्या होती थी, बैच वाइज सेटलमेंट पहले होती थी, लेकिन अब जो है वो बैच वाइज सेटलमेंट नहीं होती है, अब होती है कॉन्टिन्यूअस सेटलमेंट। अब क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस सेटलमेंट। कॉन्टिन्यूअस या फिर रियल टाइम भी कह सकते हो, या फिर नियर रियल टाइम सेटलमेंट कह सकते हो। रियल टाइम, नियर रियल टाइम, रियल टाइम नहीं आएगा, नियर रियल टाइम सेटलमेंट्स होती हैं, सेटलमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो दूसरा आपने इसमें इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि इतने लिमिट तक ही आपको, या मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे नेफ्ट होता है ना, उसी तरीके से आपने देखा होगा आरटीजीएस भी होता है। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इस आरटीजीएस का इस्तेमाल करने के लिए आपको मिनिमम 2 लाख, जो भी मिनिमम 2 लाख की का ट्रांसफर है या उससे ऊपर के जो भी ट्रांसफर होंगे वो आप आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है बैंकिंग सिस्टम में जिनका आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है ना, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम सेटलमेंट। नेफ्ट में आपको पता है कि 24 आवर्स तक लगते हैं कि आपको पैसा ट्रांसफर करने में, मतलब दूसरे के अकाउंट में जो पैसा रिफ्लेक्ट होगा उसको 24 घंटे तक लगते हैं नेफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यूज हैं, और मैंने यहाँ पे एग्जाम ईयर भी मेंशन कर रखे हैं कि ये किन क्वेश्चंस में आ रखे हैं।
अब ये कह रहा है टू आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। अब देखें यहाँ पे, आप किसी भी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है, मान लें इस कंप्यूटर को आप कोई यूजर यूज कर रहा है, तो इसका गलत उपयोग भी तो हो सकता है ना कंप्यूटर का। ठीक है, आपने कुछ गलत गलत चीजें की इस यूजर ने, ठीक है, तो उसको अगर ट्रेस करना होगा तो कैसे करेंगे। अब होता क्या है, जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है तो इसका एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। क्या होता है, एक आईपी एड्रेस जो है वो जनरेट होता है। उस आईपी एड्रेस को मैप किया जाता है इस कंप्यूटर के मैक एड्रेस के साथ, ठीक है, जिससे बाद में ये पकड़ा जाता है कि ये जो है ये किस बंदे ने कोई गलत काम किया है, नॉर्मली जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक कंप्यूटर जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसके लिए जनरेट किया जाता है आईपी एड्रेस। क्या जनरेट किया जाता है, आईपी एड्रेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नेटवर्क एड्रेस, ये भी हमने नेटवर्किंग की क्लास में पढ़ चुके हैं हम। नेटवर्क एड्रेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक एक होता है आपका मैक एड्रेस, मैक एड्रेस, और एक होता है आपका आईपी एड्रेस। एक क्या होता है आपका, आईपी एड्रेस। ठीक है, ये मैक एड्रेस जो होता है ये मशीन एड्रेस होता है, मशीन एड्रेस। जैसे आपका फोन है और आपके फोन में आपने देखा होगा कि IMEI नंबर होता है एक 16-17 डिजिट का। ठीक है, ये जरा नीचे बताइएगा कि IMEI नंबर जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, और ये जो IMEI जो है इट स्टैंड्स फॉर, इसकी एब्रीवेशन क्या है, ये भी जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि नेटवर्क एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस, दूसरा होता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब होता है यहाँ पे मशीन एड्रेस। ठीक है, क्या होता है, मशीन एड्रेस। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। ये जो मैक एड्रेस होता है ये किस फॉर्मेट में होता है, ये होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का होता है। और ये एक फिजिकल एड्रेस के एग्जाम, ये एक फिजिकल एड्रेस है। जैसे आपका IME नंबर जो आपके फ़ोन का होता है वो एक फिजिकल एड्रेस है ना, उसी फ़ोन का होता है। अब इसका होता क्या काम है, जैसे मैं आपको IMEI नंबर की एग्जांपल दे, मान लीजिए आपका फोन चोरी हो गया। जब आपका फोन चोरी होगा तो आपकी बिल पे आपके फोन का IMEI नंबर जो है वो लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है, देखो एक तो ये सारा सिस्टम जैसे काम करता है वो तो अलग चीज है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। आपकी बिल के ऊपर IMEI नंबर लिखा है आपके फोन का। मान लीजिए आपका फोन चोरी हो गया। जब आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा तो जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो पुलिस स्टेशन में वो आपको वहाँ पे कंप्लेंट लिखाओगे, वहाँ पे आपको IMEI नंबर जो है वो लिखाना पड़ता है। मान लीजिए उन्होंने ट्रेस पे डाला, तो ट्रेस पे वो बेसिकली क्या डालते हैं, वही IMEI नंबर ट्रेस पे डालते हैं। सिम, आपका सिम का नंबर, सिम तो कोई भी उठा के फेंक देगा आपके फ़ोन से, आपका वो फ़ोन यूज़ करेगा। फिर उस फ़ोन को उसका जो फिजिकल एड्रेस है, जैसे जिसको हम IMEI नंबर कहते हैं, उस नंबर्स में जब भी कोई सिम लगेगी वो सिम की मैपिंग होती है उस IMEI नंबर के साथ, जिससे उस फोन को ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, समझ आया आपको। ठीक है, दूसरा होता है कि जब भी आपका जो कोई भी मशीन है उसको जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो तो उसको एक एड्रेस दिया जाता है अलग से, आईपी एड्रेस जिसे हम कहते हैं। ये जो आईपी एड्रेस होता है दिस इज लॉजिकल एड्रेस, ये लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, ये बार बार चेंज होता है। जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे हर बार आपके लिए एक नया आईपी एड्रेस जनरेट होगा। ठीक है, ये कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होता है, जितनी बार यूज करोगे उस हिसाब से आपको ये एड्रेस मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लॉजिकल एड्रेस कहेंगे या फिर इंटरनेट एड्रेस भी कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे, इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं। अब ये जो आईपी एड्रेस होता है ये आपको पता है ये दो प्रकार के होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो। एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ठीक है, ये जो IPv4 होता है ये 32 बिट्स का होता है, और ये जो आपका IPv6 है ये 128 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का होता है, 128 बिट्स का। जो आपका IPv4 है, मतलब वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है, ये किस फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, तो ये डेसिमल फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। किस फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, डेसिमल। जो आपका IPv6 है ये किस फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। इसका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी।
ठीक है। अब होता क्या है, देखो, जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे ना, तो आपके कंप्यूटर को मिलेगा आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस आपके मैक एड्रेस के साथ क्या होगा, मैप होगा, ठीक है ना। तो आप कुछ भी गलत काम करोगे तो पहले आपके आईपी एड्रेस से आपको ट्रेस करेंगे, फिर उस आईपी एड्रेस से आपका मैक एड्रेस ट्रेस करेंगे, और फिर पता लग जाएगा कि ये मैक एड्रेस जो है वो किसके नंबर पे इशू हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो चलती हैं। तो आंसर मैंने दिखा दिया आपको, आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्राउजिंग और रैंडमली मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। तो मान लीजिए आप कंप्यूटर जो है, आप कोई मतलब कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है ना, आप इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हो, इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। इस इंटरनेट एक्सेस करने को ही क्या बोलते हैं, सर्फिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्फिंग। आप कभी एक वेब पेज खोल रहे हो फिर दूसरा वेब पेज खोलते हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्फिंग। सर्फिंग भी कहते हैं, सर्फिंग भी कहते हैं। और इसके लिए एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं वेब ब्राउजिंग। क्या कहते हैं, वेब ब्राउजिंग, ठीक है, वेब ब्राउजिंग। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट, IANA oversees the allocation of IP address to organizations and individuals. What is the full form of INA? ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। एक तो ये यहाँ पे बता रहा है कि IANA की फुल फॉर्म, पहले ये बता देता हूँ मैं आपको IANA की फुल फॉर्म क्या है। तो INA स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अब यहाँ पे ये कह भी रहा है कि इसका क्या काम है, इसका काम होता है आईपी एड्रेसेस, जो भी आईपी एड्रेसेस जनरेट होते हैं ना, वो सारी चीजों की देखभाल कौन करता है, IANA। क्या, अब सवाल ये है कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है IANA, क्या ये आईपी एड्रेस डायरेक्टली जो आपको, मतलब मान लो कि अभी आप जब जब आप मेरी यूट्यूब वीडियो देखोगे, तो उस समय आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगे, उस समय जो आपको आईपी एड्रेस आपके मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो, उसके ऊपर जो आईपी एड्रेस जनरेट किया गया होगा, क्या वो आईपी एड्रेस आईएनए ने दिया है? नहीं, ऐसा डायरेक्टली नहीं, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली इसने दिया है। तो ये बेसिकली एक ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट्स ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेजेस इंटरनेट आइडेंटिफायर्स, ठीक है। इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेजेस इंटरनेट आइडेंटिफायर, जैसे आईपी एड्रेस एलोकेशन हो गया या फिर डीएनएस मैनेजमेंट होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। इसको, ये जो IANA है, इसकी एक ऑपरेटिंग बॉडी है जिसको कहते हैं, ऑपरेटिंग बॉडी है जिसको हम कहते हैं ICANN। क्या, ICANN। इस ICANN की भी एब्रीवेशन आपको कभी कभी पूछी जाती है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट कॉर्पोरेशन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है। अब देखें, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें और। जैसे मैंने क्या कहा कि ये INA जो है वो आपके आईपी एड्रेसेस वगैरह जनरेट होते हैं, तो डायरेक्टली आपके आईपी एड्रेसेस जनरेट नहीं करते हैं। ये जो भी, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि ये जो IANA है ना, IANA, ये आईपी एड्रेसेस जनरेट करते हैं, ये एलोकेट करते हैं आईपी एड्रेसेस। इट एलोकेट्स आईपी एड्रेसेस और ये देते हैं आर आई आर्स को, ठीक है, RIRs। अब ये RIRs कौन से होते हैं, ये RIRs जो होते हैं, ये होते हैं रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। RI स्टैंड्स पर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। ये जो RIRs होते हैं, ये आगे एलोकेट करते हैं आईपी एड्रेसेस, फिर एलोकेट्स आईपी एड्रेसेस टू ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपके होते हैं। और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, ये आगे एलोकेट करते हैं फिर आईपी एड्रेस किसको, यूजर्स को, किसको, यूजर्स को। अब सवाल ये है कि ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैं आपको कहता हूं कि RIRs क्या होते हैं। देखो, अब पूरा दुनिया जो है वो छोटे छोटे रीजनल नेटवर्क्स में डिवाइड की गई है, ठीक है।
कि मतलब डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर क्या है, IANA है, ठीक है, और फिर IANA के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं जिन्हें हम कहते हैं RIRs। क्या कहते हैं, RIRs। फॉर एग्जांपल एपनिक है, एपनिक APNIC, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, जैसे एरिन है, एरिन है जो नॉर्थ अमेरिका में काम करती है, ठीक है, जैसे AFRNIC है, ठीक है, जो अफ्रीका रीजन में काम करती है, मतलब ये IP एड्रेसेस देखती है इस रीजन में, अफ्रीका में। एशिया पैसिफिक में क्या कौन सी होती है, एपनिक, जो हमारी है दैट इज एपनिक। अब इस एपनिक के नीचे जो है ना, वो अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, एक जियो हो गया आपका, एयरटेल हो गया आपका, ठीक है, या फिर BSNL हो गया आपका। ये जितनी भी कंपनीज आपको इंटरनेट एक्सेस करवाती हैं उनको कहा जाता है ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। समझ आया आपको। तो IANA जो है वो देती है सबसे पहले IP एड्रेसेस किनको, इन RIRs को। जैसे वो रीजन वाइज डिवाइड की गई होती हैं, जैसे एपनिक है, अरिन है, AFRNIC है, ठीक है ना। फिर ये आगे देती हैं किसको, इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे हमारे केस में जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया। अब ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे जियो हो गया, ये फिर आगे एलोकेट करते हैं IP एड्रेसेस किसको, यूजर्स को। समझ आया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें थोड़ी बहुत समझ आई होंगी, ठीक है। ये तो आपको ये INA की सारी कहानी समझ आ गई होगी आप, ठीक है, कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेसेसरी फॉर ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया। जब भी आप किसी कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे तो क्या नेसेसरी है, नेसेसरी है IP एड्रेस। क्या नेसेसरी है, IP एड्रेस, ठीक है ना। तो IP एड्रेस इज नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following communication services is used to log in into remote computers connected to the internet। अब रिमोट लॉगिन के लिए कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज टेलनेट, दैट इज टेलनेट, दैट इज टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब मैं आपको इसकी कहानी समझाता हूं कि ये जो टेलनेट है ये काम कैसे करते हैं। टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जिसे हम कहते हैं रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये होता क्या है। मान लीजिए जैसे मैं रेलवेज में काम करता हूं तो हमारे यहाँ क्या होती है, मशीन्स होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मशीन्स होती हैं, तो कोई मशीन जैसे मान लीजिए कोई CNC मशीन है, CNC मशीन, ठीक है, विच इज ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर। मैकेनिकल मशीन है लेकिन इसको ऑपरेट किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर्स। तो इसमें एक सेट डिस्प्ले यूनिट लगा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की, ABC किसी कंपनी की ये मशीन है, ठीक है, और इसके प्रोग्राम में कोई दिक्कत आती है और इस ABC, ये जो ABC कंपनी है मान लीजिए ये न्यू दिल्ली बेस्ड है, फॉर एग्जांपल ये न्यू दिल्ली बेस्ड है, ये न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। अब अब मैं हूं अमृतसर बेस्ड, ठीक है, अमृतसर बेस्ड। अब होता क्या है कि मान लीजिए मेरे मशीन में कोई दिक्कत आई, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आई, मैकेनिकल नहीं, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आई, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको कनेक्ट करूंगा कि भैया इस मशीन में कोई दिक्कत आई है, आपकी मशीन है वारंटी में है, अभी मान लीजिए वारंटी में है या नहीं भी वारंटी में है, मान लीजिए उसको छोड़ लीजिए आप, कि इसको ठीक कीजिए, इस ABC मशीन को, मतलब इस CNC मशीन को ठीक कीजिए। तो अब इसके पास मान लीजिए शॉर्टेज है किसके पास, इंजीनियर्स की। तो मान लीजिए इसके पास 10 ही इंजीनियर। अब ये एक जगह तो देते नहीं है कि ये पूरे इंडिया में मशीन सप्लाई करते हैं, तो या तो इसके पास सिस्टम ये है कि ये डायरेक्टली आके यहाँ पे बंदा भेजे और CNC मशीन की कोडिंग वगैरह करे और ठीक हो जाए। तो ऐसा तो है नहीं कंपनी की वहां से यहाँ भेजेगी। अब जो चीज वहां बैठे बैठे पॉसिबल हो सकती है वो बंदा यहाँ क्यों भेजेगा। तो ये क्या करेगा, इस मशीन का एक्सेस जो है ना, इस मशीन का एक्सेस कुछ चीजें बोलेगा यहाँ पे डालने के लिए, और इस मशीन का एक्सेस वहां बैठे बैठे ये ले लेगा। इसको कहते हैं रिमोट लॉगिन। क्या कहते हैं, रिमोट लॉगिन, ठीक है। उस मशीन का एक्सेस ये वहीं से ले लेगा। अब फिर जो भी इसमें फ्लॉज होंगे या जो भी सॉफ्टवेयर उसको वहां से डालना होगा वो इस मशीन में वहां बैठे बैठे डाल देगा।
अब ये जो रिमोट लॉगिन हुआ ना, रिमोट लॉगिन, इसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा प्रोटोकॉल है? टेलनेट। कौन सा प्रोटोकॉल है? टेलनेट। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो टेलनेट है ये काफी पुराना है, क्या ये इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, या क्या ये सिस्टम पूरा सिक्योर है? बिल्कुल सिक्योर नहीं है। ठीक है, अब ये जो टेलनेट है ना, ये सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है, इसलिए इसको ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ऑब्सोलीट कर दिया गया है। इसकी जगह एक नया कंसेप्ट लाया गया है SSH का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिक्योर शेल। सिक्योर शेल, ये सिक्योर शेल ये भी एक प्रोटोकॉल है, और ये भी एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। चीजें फिर उसी तरीके से होंगी, लेकिन इसमें सिक्योरिटी लेवल जो है वो ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा सिक्योर है। क्या है? ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, अभी कभी क्या क्या है कि आपको पेपर में कभी कभी पूछा जाएगा, ये जो टेलनेट है ये OSI मॉडल की किस एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है? तो आपको बताना है ये एप्लीकेशन लेयर, सॉरी, किस लेयर पे काम करता है? तो आपको बताना है कि ये OSI मॉडल की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है एप्लीकेशन लेयर, उस लेयर पे काम करता है। कभी कभी किस्मत खराब हो तो आपको पोर्ट नंबर भी पूछा जाता है, तो इसका पोर्ट नंबर जो है दैट इज 23। कौन से पोर्ट नंबर पे यूज होता है इसका? 23 पोर्ट नंबर पे इसका इस्तेमाल होता है। इस अगर और भी ज्यादा किस्मत खराब हो तो आपको पूछेंगे SSH, ये भी एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये किस प्रोटोकॉल पे किस पोर्ट नंबर पे यूज होता है? तो ये था पोर्ट नंबर 23, ये है पोर्ट नंबर 22। ठीक है, बट आप सिर्फ टेलनेट और SSH में क्या डिफरेंस है? जो आपका SSH सिक्योर शेल है, दैट इज इसमें रिमोट लॉगिन पॉसिबल है, लेकिन सिक्योर होता है वो एक्सेस। वो जो रिमोट लॉगिन एक्सेस हम किसी को देते हैं, दैट इज डन सिक्योरली। ठीक है, तो ये चीजें इसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें थोड़ी सी टफ हैं, तो आप जाके पहले कंप्यूटर के बेसिक्स की क्लास जो है वो मैंने पढ़ा रखी है, वो जाके वहां देख लीजिए आप, आपके लिए चीजें जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द गेटवे एसोसिएटेड विद कॉमन इंटरनेट कनेक्टर्स यूज्ड इन होम्स। तो बेसिकली अगर आपको ये कहता है कि आपके घरों में, मान लीजिए, ठीक है, घरों में आपने इंटरनेट कनेक्ट करना है। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए उस लोकेलिटी में। ठीक है ना, जैसे उस लोकेलिटी में जियो है या नहीं है, एयरटेल है या नहीं है, वोडाफोन है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती। अब जरूरी नहीं है कि बस ये जियो, एयरटेल या वोडाफोन यही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे यहाँ फास्ट नेट का लगा है, ठीक है, तो अलग नेट प्लस का लगा है। ठीक है, तो ये अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू जो है आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ISP। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ कंप्यूटर रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर टू द इंटरनेट? अब ये भी, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या होती है कि कंफ्यूजन होती है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट मतलब यूजर, क्लाइंट मतलब यूजर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्लाइंट है कोई, और ये सर्वर है। सर्वर है, सर्वर का मतलब है जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन सारी स्टोर है। जैसे मान लीजिए अब देखो क्या है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। ठीक है, इन सभी का जो सर्वर होगा ना, सर्वर जहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोरेज होगी, जो सर्वर है वो कहां पर है? वो है यूएस में। कहां पे है? यूएस में। जिसकी वजह से हमें ये दिक्कतें होती हैं कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देश से बाहर है, वो सिक्योर है भी या नहीं भी है, हमें बस एक भ्रम में जी रहे हैं कि हाँ सिक्योर है या नहीं है, जो भी है चीजें। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए हमारा जैसे आधार कार्ड सिस्टम है हमारा। ठीक है, तो ये किसी क्लाइंट का आधार कार्ड, मान लीजिए कोई आधार कार्ड इंफॉर्मेशन है, तो आधार कार्ड वाले भी, उनका भी एक अपना सर्वर है इंडिया में, जिसपे जितने भी आधार कार्ड यूजर्स हैं हमारे इंडिया में, उन सभी की इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? उस सर्वर में। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा था मैं। अब मान लीजिए ये जो है, अगर कोई क्लाइंट जो है इस सर्वर के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, या फिर इस सर्वर से अपनी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, या कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको रिट्रीव करेगा। क्या करेगा? रिट्रीव करेगा। तो इंफॉर्मेशन सेंड करने को कहते हैं अपलोडिंग। क्या कहते हैं? अपलोडिंग। और इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने को कहते हैं डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। एक मिनट,
फ़ोन का इशू आ जाता है बीच में। चलिए यहाँ पे, तो मैं क्या कह रहा था कि देखिए, कोई यहाँ पे क्लाइंट मतलब यूज़र है, तो ये सर्वर है आपका। आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस सर्वर पे के ऊपर इन्फॉर्मेशन सेंड करते हो, उसको कहते हैं अपलोड करना, और इस सर्वर से कोई भी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हो, उसे कहते हैं डाउनलोड करना। मान लो यहाँ पे फेसबुक की एग्जांपल ये फेसबुक का सर्वर है। जब अपनी कोई फोटो आप फेसबुक के ऊपर चढ़ाते हो, तो उसे कहते हैं अपलोड करना। क्या कहते हैं? अपलोड करना, ठीक है। और जब आप कोई मान लीजिए कोई वीडियो जो है वो यूट्यूब से आप डाउनलोड कर रहे हो, या फेसबुक से ही वीडियो अपने फोन में सेव कर रहे हो, तो उसको कहेंगे डाउनलोड करना। क्या कहेंगे? डाउनलोड कर। अब यहाँ पे चीजों का ध्यान देना, जब मैं इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहा हूं, यानी अपलोड कर रहा हूं, तो उस समय किसकी मेमोरी का काम होगा? उस समय सर्वर में मेमोरी होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? मेमोरी होनी चाहिए, मतलब स्टोरेज होनी चाहिए, ठीक है। और जब मैं कोई इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहा हूं, तो उस समय मेमोरी किस में चाहिए? उस क्लाइंट या उस यूजर में, जो भी यूजर का कंप्यूटर है, उसमें मेमोरी या फिर स्टोरेज एरिया होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे कोई चीज फाइल डाउनलोड करनी है, मेरे मोबाइल में स्टोरेज होनी चाहिए, अदरवाइज मैं उसको क्या है कि स्टोर नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ए कंप्यूटर रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने को क्या कहते हैं? डाउनलोड कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में इतनी बार आ चुका है ना, और लोगों को समझ नहीं आता है कि यहाँ पे अपलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होता है। तो मैंने आपको बिल्कुल इजी भाषा में बताया कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का क्या खेल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेथड इज ऑब्टेन्ड method which of the following is a method for obtaining fixed internet connection at home or office। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड जो है वो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे है मोबाइल ब्रॉडबैंड। मोबाइल ब्रॉडबैंड जो है ना वो फिक्स सिस्टम नहीं है। आप ये कह रहा है फिक्स्ड सिस्टम जो है एक ही जगह पे, तो दैट इज डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताता हूँ। दो चीजें होती हैं, एक था पहले के टाइम पे डीएसएल, डीएसएल शायद अभी भी यूज करते हैं, और एक था डायल अप कनेक्शन। क्या था? डायल अप कनेक्शन। पहले मैं आपको ये डायल अप कनेक्शन समझाता हूं। जब आपको ये डायल अप कनेक्शन समझ आएगा ना, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो ये जो डायल अप कनेक्शन था ना, डायल अप कनेक्शन, ये था क्या पहले बेसिकली ये भी एक वही चीज है। आपको घर पे इंटरनेट लगाना है तो आप डीएसएल के थ्रू लगा सकते हो, आप डायल अप कनेक्शन के थ्रू लगा सकते हो, आप वाईफाई के थ्रू लगा सकते हो। जैसे आजकल के टाइम पे वाईफाई चल रहा है, पहले के टाइम पे डायल अप कनेक्शन चलता था, फिर डीएसएल चलने लगा, और आजकल वाईफाई चल रहा है। अब ये डायल अप कनेक्शन होता क्या है? पहले के टाइम पे क्या होता था कि वाईफाई तो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी। तो आपके घर में एक पीसी लगा है, मान लीजिए पीसी लगा है, इसके साथ एक मॉडेम लगा है, और आपने घर पे एक टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है। क्या ले रखा है? टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, मतलब वो जो लैंडलाइन कनेक्शन होता था पहले के टाइम पे, ठीक है। अब ये जो है इस मॉडेम के साथ कनेक्ट होती थी ये वायर, ठीक है। अब इसी टेलीफोन वायर के थ्रू अगर आपको इंटरनेट भी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है ना। आपको वाईफाई तो है नहीं, कोई और वायर लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपके घरों में इंटरनेट की, सॉरी, टेलीफोन की वायर लगी है, उसी वायर के ऊपर मैं इंटरनेट भी कनेक्ट करूंगा। मेरा मॉडेम इस पीसी के साथ कनेक्टेड है, और मैं इस पीसी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकता हूं। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, ये डायल अप कनेक्शन में क्या होता था? डायल अप कनेक्शन में ये मॉडेम जो है, आपको एक मॉडेम चाहिए, और एक पीसी चाहिए, और एक टेलीफोन कनेक्शन चाहिए। तो पहले मुझे इस मॉडेम के थ्रू जो भी मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे आजकल के टाइम पे जियो है, एयरटेल है, जो भी होगा, उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मैं यहाँ से एक नंबर डायल करता था। इसलिए इसको कहते हैं डायल अप कनेक्शन। क्या करता था? नंबर डायल करता था। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जब मुझे ये डायल अप कनेक्शन दिया था, मुझे एक यूजर आईडी दी थी और एक पासवर्ड दिया था। क्या दिया था? पासवर्ड दिया था। मैं नंबर डायल करता हूं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, मैं उसको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड बता देता हूं, ठीक है। और ये आईएसपी जो है, फिर वो क्या करता है, फिर मेरे को वो कनेक्ट कर देता है इंटरनेट के साथ। क्या कर देता है? इंटरनेट। इसमें दिक्कत क्या है कि एट ए टाइम या तो आप फोन यूज कर लो, या तो आप इंटरनेट यूज कर लो, दोनों आप एक साथ यूज नहीं कर पाते थे। एक टाइम पे एक ही चीज यूज होगी, या तो इंटरनेट यूज होगा, या तो टेलीफोन यूज होगा, ठीक है। सिंस मैंने आप जब भी मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ती थी, तो मैं क्या करता था, इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करता था, वो मेरा उस लैंडलाइन पे इंटरनेट का कनेक्टिविटी डाल देता था,
और जब तक मुझे इंटरनेट करने की ज़रूरत होती थी तब तक मैं इंटरनेट अपने पीसी के थ्रू एक्सेस कर लेता था। अब जब ज़रूरत नहीं होगी फिर मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बोलूँगा कि आप मेरा जो टेलीफोन वायर है, टेलीफोन कनेक्शन है, उसको रिस्टोर कर दो। फिर उस टाइम उसके बाद में टेलीफोन यूज़ कर लेता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पहले थी किसके टाइम पे, डायल अप कनेक्शन के टाइम पे। अब इसमें दिक्कत क्या है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ नैरो बैंड, ये ब्रॉड बैंड नहीं है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ नैरो बैंड। नैरो का मतलब कम, बैंड का मतलब होता है दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का गैप। ठीक है, मान लो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, इन फ्रीक्वेंसीज के बंडल को क्या बैंडविड्थ जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ या फिर बैंड। नैरो बैंड की एग्जांपल थी, क्यों, क्योंकि एट ए टाइम आप एक ही चीज यूज कर सकते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है वो तरक्की हुई, फिर हम डायल अप कनेक्शन से पहुंचे किस पे, इस डीएसएल पे। किस पे पहुंचे, डीएसएल में। अब मुझे बताओ दिक्कत क्या है इस कनेक्शन, दिक्कत इसमें यह है कि एक तो मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पहले कॉल करनी पड़ती है इंटरनेट लगाने के लिए, फिर काटने के लिए भी इंटरनेट करना पड़ता है। अगर ये दिक्कत मैं हटा दूं, अगर मैं दोनों चीजें एट ए टाइम कर सकता हूं, इंटरनेट भी उसी टेलीफोन वायर पे यूज कर लूं और आपका टेलीफोन भी चलता रहे, तो क्या ही बात हो जाए। ठीक है ना, उसी को कहा जाता है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या कहा जाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मतलब डीएसएल में भी आप उसी टेलीफोन वायर के थ्रू जो है वो क्या लोगे, इंटरनेट लोगे। लेकिन ये किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है भैया, ये जो डीएसएल है ना, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडबैंड, इट्स एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड ब्रॉडबैंड, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड का क्या मतलब है, यहाँ पे ब्रॉड का मतलब है वाइड और बैंड का मतलब बैंडविड्थ। मतलब उसने क्या किया, बैंडविड्थ को बढ़ा दी। ठीक है, बैंड, अगर मान लो पहले F1 माइनस F2 जो था वो 10 था, अब F1 माइनस F2 जो है वो 20 कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसीज का बैंड बढ़ा दिया। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसीज का बैंड बढ़ा दिया तो आपकी बैंडविड्थ जो है वो बढ़ गई, इसीलिए इसको कहने लगे ब्रॉडबैंड। अगर आपको ये पूछा जाए कि डायल अप कनेक्शन जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड सॉरी नैरो बैंड या ब्रॉडबैंड, डायल अप कनेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नैरो बैंड बट डीएसएल इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको अब, ठीक है, कि मैं क्या कहानी बता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अपलोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम डिवाइस टू द वेब सर्वर, बिल्कुल यही चीज, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन अगर सर्वर पे जाए उसी को तो अपलोडिंग कहते हैं। ये कह रहा है मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर फॉर डाउनलोडिंग एनीथिंग। अब मुझे बताओ, जब आप कोई चीज डाउनलोड करोगे तो मेमोरी आपके फोन में होनी चाहिए या सर्वर में होनी चाहिए, आपके फोन में होनी चाहिए ना, सर्वर में थोड़ी होनी चाहिए डाउनलोड के टाइम पे, सर्वर में अपलोडिंग के टाइम में होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यही मतलब ठीक है, क्योंकि इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। अब ये कह रहा है वाइल अपलोडिंग डेटा इट गोज फ्रॉम यूजर डिवाइस टू द वेब सर्वर, ये भी सही चीज है। डाउनलोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन, ये सारी चीजें स्टेटमेंट ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो आंसर आएगा बी। ठीक है, रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, डायल अप एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस, डोमेन नेम सिस्टम, ये सब चीजें जो है, जो आपका आईएसपी है ना, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो खाली आईपी एड्रेस नहीं देता है, और भी बाकी सारी चीजें देता है, जैसे डीएनएस, ये सब चीजें जो है वो यही देखते हैं। ठीक है, वेब एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है, वेब एडमिनिस्ट्रेशन ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नहीं है। अब ये वेब एडमिनिस्ट्रेटर या वेब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने कोई वेबसाइट बनाई, तो मान लीजिए कल को मैं परिहार पाठशाला नाम की क्या करता हूं, एक वेबसाइट बनाता हूं, क्या बनाता हूं, वेबसाइट बनाता हूं। तो मैं किसी डेवलपर को, सॉफ्टवेयर डेवलपर को बोलूंगा कि भैया मेरे लिए वेबसाइट बना दो। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, क्या इसमें जियो या फिर उनका कोई रोल है, उनका रोल है सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करना, और कोई रोल नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है वो पर्सन करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर कहेगा। उस सॉफ्टवेयर डेवलपर जो मेरी इसका देख रेख करेगा ना, उसको कहते हैं वेब एडमिनिस्ट्रेटर। क्या कहते हैं, वेब एडमिनिस्ट्रेटर। उस प्रोसेस को कहते हैं वेब एडमिनिस्ट्रेशन। समझ आया आपको, चलिए नेक्स्ट, अनुज इज ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम हिज बैंक टू ए वीसी एजेंसी, कोई भी एजेंसी है।
Despite multiple attempts, the bank connection is not being established. Due to financial transactions, certain cookies help a session where a time is defined. These cookies are called. अब सवाल ये है कि अब ये कह रहा है कि मान लो कि अनुज था, वो क्या कर रहा था, किसी वीसी कंपनी में जो है वो पैसे सेंड करने थे उसको अपने मोबाइल से, ठीक है, लेकिन बार बार ट्रांजेक्शन फेल हो रही थी, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की वजह से कुछ कुकीज जो होती है ना वो सेशन को खत्म कर देती है, ठीक है ना। उस इन कुकीज को क्या कहा जाता है, टाइम बाउंड सेशन जिसको हम कहते हैं। मैं इसको समझाता हूँ कि ये है क्या बेसिकली, और इन कुकीज का क्या रोल होता है। देखिए, जो सेशन कुकीज होती है ना, जिसको हम सेशन कुकीज कहते हैं, सेशन कुकीज बेसिकली ये टाइम बाउंड कुकीज होती हैं, टाइम बाउंड कुकीज। अब ये बोलोगे क्या कहानी चल रही है ये। आपने काफी बार देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपने जेकेएसएसबी का फॉर्म भर रहे हो, आप उनकी वेबसाइट पे गए, तो वहां पे आपको टाइम स्लॉट जो है ना वो अलॉट किया जाता है कि आपको ये सारा फॉर्म जो है ना 5 मिनट में भर दो, 6 मिनट में आपका एक सेशन टाइम बाउंड सेशन चल रहा होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि काफी बार आप अपलोड कर रहे थे, बीच में रुक गए आप थोड़ी देर के लिए, फिर वो दिखाता है कि सेशन टाइम आउट। क्या दिखाता है, सेशन मतलब टाइम बाउंड सेशंस आपको एक्सेस आपको दिया जाता है वहां पे। अब ये कुकीज क्या होती हैं बेसिकली, ये जो जो भी कुकीज होती हैं ना, बेसिकली ये एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। क्या होती हैं, दीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। क्या होती हैं, स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स विच इज स्टोर्ड ऑन यूजर्स डिवाइस या यूजर्स ब्राउजर, ठीक है, बाय वेबसाइट। तो जैसे मान लो आपने जेकेएसएसबी की वेबसाइट खोली, जेकेएसएसबी की वेबसाइट खोली, या फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट खोली आपके मोबाइल में या ब्राउजर में जिसमें आपने जेकेएसएसबी खोला, तो ये जो वेबसाइट है ना, ये क्या करेगा, आपके मोबाइल में, आपके ब्राउजर में कुछ कुकीज को स्टोर कर देगा। कुकीज बोले तो कुछ स्मॉल टेक्स्ट फाइल। अब ये कुकीज का क्या रोल है, क्या यूजेज है इनका, ये जितने भी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं उनको स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। आपकी प्रेफरेंसेस को स्टोर करके रखता है कि आप ज्यादा क्या प्रेफर करते हो, और आप जो भी एक्टिविटी करोगे उस एक्टिविटी को ट्रेस करते हैं ये कुकीज, ठीक है ना। क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं कुकीज, ठीक है। इनफैक्ट आपकी आइडेंटिटी को भी ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। आपने काफी बार देखा होगा कि आप मान लो कोई वेबसाइट आपने पहली बार खोली, ठीक है, आपके मोबाइल में, तो पहली बार खुलने में उसको टाइम लगता है। उसी वेबसाइट को जब आप दूसरी तीसरी बार अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में खोलते हो, या इनफैक्ट मोबाइल में खोलते हो, तो आपने कई बार देखा होगा कि वो वेबसाइट जल्दी खुल जाती है। क्यों, क्योंकि उस वेबसाइट ने कुछ कुकीज जनरेट की थी, वो कुकीज आपके मोबाइल या उस ब्राउजर में स्टोर हैं। अगर सेम ब्राउजर से उसको एक्सेस करोगे तो इसकी वजह से वो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है वेबसाइट के पास, वो आपको जल्दी एक्सेस दे देता है। क्या होता है, जल्दी एक्सेस दे देता है। समझ आई बात आपको। तो अभी ये मुझे बताओ, ये जो कुकीज हैं, ये अगर आपको कोई पूछे कि ये कहाँ पे स्टोर होती हैं, क्लाइंट साइड पे या सर्वर साइड पे, तो कहाँ पे स्टोर होती हैं, क्लाइंट साइड पे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपने कई बार देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी वो जब आप किसी एप्लीकेशन को क्लियर करते हो, उस एप्लीकेशन में जब आपको जाना देखना, वहां पे कुकीज आती हैं, कुकीज, तो आप उनको क्लियर करोगे, फिर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हट जाती है। इनफैक्ट कुछ कुकीज को ना ज़ोंबी कुकीज भी कहा जाता है, ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, या यहीं बता देता हूँ। कुछ कुकीज क्या होती, अब देखो, आपने अगर कुकीज को डिलीट कर दिया तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर या आपके मोबाइल में वेबसाइट ने स्टोर करके रखी थी वो सारी इंफॉर्मेशन हट गई, आपके लॉग इन क्रेडेंशियल्स हट गए, आपकी जो भी एक्टिविटी थी वो सारी हट गई, ठीक है ना। आपने कुकीज डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ कुकीज क्या होती हैं, आपने डिलीट की उनको, वो डिलीट हुई और फिर से ऑटो रीजनरेट हो जाती है, ठीक है ना। ऐसी कुकीज को कहा जाता है ज़ोंबी कुकीज। क्या कहा जाता है, ज़ोंबी कुकीज, जिनको फिर से आप एक बार डिलीट करो दोबारा से रीजनरेट होती है। अब आप कहोगे सर ये दोबारा कैसे रीजनरेट होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं ये कुकीज या वेबसाइट क्या करती है, आपके मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। आप एक जगह से डिलीट करोगे, वो दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगी, फिर से कुकीज रीजनरेट हो जाएगी। समझ आई बात आपको। तो मल्टीपल लोकेशंस को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है
इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। आप एक जगह से डिलीट करोगे, वो दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके दोबारा कुकीज रीजनरेट हो जाती हैं। ऐसी कुकीज को जो डिलीट करने के बाद ऑटो रीजनरेट हो जाए, इन कुकीज को कहा जाता है ज़ॉम्बी कुकीज। चलिए, अब ये कह रहा है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ यूआरएल। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें से यूआरएल का कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे यूआरएल बोले तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये यूआरएल होता क्या है बेसिकली, आपने कोई भी वेबसाइट बनाई मान लीजिए, या कल को मैं परिहार पाठशाला की कोई वेबसाइट बनाता हूं, परिहार पाठशाला की कोई मैंने वेबसाइट बनाई, ठीक है, और ये वेबसाइट कहां पर है, इंटरनेट पे। तो कल को जब भी मुझे अपनी इस वेबसाइट को इंटरनेट पे जाके ढूंढना होगा, तो पहले मुझे कुछ एड्रेस बताना पड़ेगा ना। कल को आप मेरे घर पे या किसी रिलेटिव के घर पे जाते हो, या कहीं भी जाते हो, फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट में गए, तो आप उसको इंस्टीट्यूट ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए, उस इंस्टीट्यूट का एड्रेस चाहिए। आपको एड्रेस पता होगा तो आप एड्रेस पूछ पूछ के वहां पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही उसी तरीके से जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप इंटरनेट के ऊपर किसी जगह पे स्टोर करते हो, तो उसका एक लोकेटर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं यूआरएल। उसका एक एड्रेस उसको दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूआरएल, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे हम कहते हैं। समझ आई बात आपको। अब इस यूआरएल के पार्ट्स होते हैं, इस यूआरएल के क्या होते हैं, पार्ट्स। ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि बताओ पार्ट्स ऑफ यूआरएल कौन कौन से, विच आर द पार्ट्स ऑफ यूआरएल। तो उस यूआरएल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक होता है होस्ट, कि इस जैसे कोई वेबसाइट बनाई मैंने तो उस वेबसाइट का कोई होस्ट होगा ना, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा उसका पाथ। तीसरा क्या है, स्कीम। चौथा क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। पांचवा क्या है, प्रोटोकॉल। और छठा क्या है उसका, डोमेन एड्रेस। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ यूआरएल, जो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी यूआरएल के क्या क्या पार्ट्स है। आईपी एड्रेस जो होता है वो यूआरएल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एड्रेस, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आईपी एड्रेस, ठीक है। तो समझ आई आपको बात। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? W3 stands for World Wide Web Consortium, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम WWW भी कहते हैं, आप इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई डेवलपमेंट्स होती रहती है, हाँ या ना। आप इसके ऊपर भी तो कोई निगरानी करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वो यही है W3C, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इट ओवरसीज द डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो क्या कहता है, ओवरसी करता है जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट आती है या कोई नए स्टैंडर्डाइजेशन आती है, उनको ओवरसी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डज ए ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अब देखिए कोई भी ब्राउजर है ना, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ब्राउजर जो है, अब दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। आपने ब्राउजर खोला, ठीक है। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे यहाँ पे, तो एक रिक्वेस्ट पहले, मतलब कोई वेबसाइट आपने खोली, ठीक है। आपको कोई वेबसाइट अपने ब्राउजर से खोलनी है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है HTTP रिक्वेस्ट। क्या जाएगी, HTTP रिक्वेस्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट इस वेब सर्वर को जाएगी, फिर उसको इसकी ये जांच करेगा, ठीक है। फिर ये आपको वो वेब पेजेस डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वेब पेजेस को डिस्प्ले करेगा, मतलब जो भी आपने वेबसाइट खोली होगी, वो वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल होता है या लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, जिसे हम कहते हैं HTML। क्या कहते हैं, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
ठीक है, जो भी आपको वेब पेजेस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे ना, डिस्प्ले आपके ब्राउजर में जो भी आप खोलोगे, जैसे आपके ब्राउजर में आपने फेसबुक खोली, तो वो फेसबुक के जो आपको पेजेस दिख रहे हैं ना, पेजेस, वो पेजेस पहले आपने अपने ब्राउजर से फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजी, दैट इज HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसने वेरीफाई किया हाँ कि भाई ये यूजर जो है वो वेरीफाइड है हमारे पास, तो फिर वो आपको आपका एक्सेस दे देगा और आपको मतलब ये वेब पेजेस जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये ये जो वेब पेजेस हैं ये किस लैंग्वेज में या किस लैंग्वेज के या किस कोड की हेल्प से दिखाई देते हैं हमको? HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे कहीं भी HTML मेंशन नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबोव। क्या आएगा? नन ऑफ द अबोव। समझ में आई बात आपको? अब मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताता है यहाँ पे कि होता क्या है बेसिकली इस HTML में। अब इसमें जब ब्राउजर जो है ना, ब्राउजर जो है ये सब चीजें डिस्प्ले कर रहा होता है ना, तो उसमें बेसिकली ब्राउजर में डिफरेंट टाइप के इंजन होते हैं। जो इंजन ये डिस्प्ले करा रहा होता है उस ब्राउजर को कहते हैं रेंडरिंग इंजन। रेंडरिंग इंजन क्या कहते हैं? रेंडरिंग इंजन। जैसे आपने एग्जांपल भी सुनी होगी ट्राइडेंट की, तो ट्राइडेंट जो है वो क्या है? रेंडरिंग इंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A type of internet account in which the computer is not directly connected to the internet is called shell account. is called shell account. अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, मान लीजिए मैं यूजर हूं, यूजर, ये कोई यूजर है यहाँ पे, इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है। किसके साथ कनेक्ट करना है? इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन अगर ये जस्ट सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको यहाँ पे, ठीक है, इतना इतना बिल्कुल इतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन मैं जस्ट मैसेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स है काफी चीजें, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि ये शेल अकाउंट होता क्या है बेसिकली। ये यूजर है, मान लीजिए मेरा नाम अर्जुन है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, अब ये आपको पता है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट कौन करता है? आपको ISP करता है। तो ये ISP क्या करता है कि ये ISP आपको डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होने देता, कभी कभी, हमेशा नहीं, मतलब जस्ट मैं इस केस में कह रहा हूं, शेल अकाउंट के केस में। तो ISP का अपना कंप्यूटर होगा, ये ISP क्या करेगा? यूजर को अपने कंप्यूटर के साथ पहले लिंक करेगा और अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ लिंक करेगा, और इस तरीके से जो है वो यूजर जो है वो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इस ISP कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट को जब एक्सेस करेगा, तो इस अकाउंट को बोला जाता है शेल अकाउंट। क्या कहा जाता है? शेल अकाउंट। समझ में आया आपको? जरा नीचे बताइए ये कर्नल अकाउंट क्या होता है? आंसर इसका शेल अकाउंट है। जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कर्नल अकाउंट क्या चीज होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब? कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने वेब ब्राउजर खोला और आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, किसी भी वेबसाइट को, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले कौन सी रिक्वेस्ट जनरेट करते हो? HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कौन सा इस्तेमाल होता है? HTTP इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अब ये HTTP जो है ना, जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, अब इसमें बड़ा कुछ होता है। तो बेसिकली HTTP क्या है कि ये जो क्लाइंट है ना, यहाँ पे क्लाइंट है और एक सर्वर है, दो ही चीजें होती है ना, एक क्लाइंट और एक सर्वर। तो क्लाइंट जब इस सर्वर के साथ कनेक्ट करता है और सर्वर जब इस क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, कनेक्ट करता है, जब इंफॉर्मेशन इस क्लाइंट को मिलती है, तो जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं HTTP। क्या कहते हैं? HTTP। तो क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है, इट इज विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस एंड डेटा ओवर द इंटरनेट बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर। समझ में आई बात आपको? किस लेयर पे काम करता है ये HTTP? ये HTTP जो है वो किस लेयर पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर। वो OSI मॉडल में आपको पूछेगा वो कि बताओ कि ये HTTP जो है वो कौन सी लेयर पे काम करता है, तो जो उसकी एप्लीकेशन लेयर थी ना, जिसपे टेलनेट वगैरह भी इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है, उसी लेयर पे ये HTTP भी यूज होता है। अगर इसका पोर्ट नंबर पूछे तो पोर्ट नंबर इसका 80 है। आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो HTTPS भी होता है यहाँ पे। ये S स्टैंड फॉर सिक्योर, इस S स्टैंड फॉर सिक्योर कनेक्शन, ठीक है।
इसका अगर HTTPS का अगर आपको पोर्ट नंबर पूछे तो पोर्ट नंबर है इसका 443। क्या है? 443। समझ में आई बात आपको? अब इसकी वर्किंग कैसे होती है वो मैं जरा आपको बता देता हूं कि वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग बता देता हूं मैं आपको कि सारा चीजें होती कैसे हैं। तो पहले में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट मतलब जो ब्राउजर है, वो सेंड करेगा HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको? सर्वर को। किसको सेंड करेगा? सर्वर को। दूसरी चीज पे क्या होगा कि जो सर्वर है ना, सर्वर जो है वो प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को। क्या करेगा? उस प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को और वहां से क्या भेजेगा? एंड सेंड्स HTML वेब पेजेस। HTML की फॉर्म में आपको वेब पेजेस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर तीसरी चीज इसमें क्या होती है, किस तरीके से जो ब्राउजर का रेंडर इंजन है ना, ब्राउजर रेंडर्स द पेजेस फॉर यूजर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वर्किंग है इस तरीके से कि कैसे क्लाइंट पहले HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। ठीक है। वो सर्वर जो है उस HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, अगर सही होगी तो आपको वो वेब पेजेस दिखाना शुरू करेगा इन द फॉर्म ऑफ किसकी हेल्प से? HTML की हेल्प से। ठीक है ना। और फिर ब्राउजर जो है वो आपको वेब पेजेस दिखाना शुरू हो जाएगा। कौन सा इंजन अगर बोलेगा यहाँ पे काम आ रहा है तो दैट इज रेंडरिंग इंजन। दैट इज रेंडरिंग इंजन। अब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा देनी है आपको। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने कहा आपको कि HTTP रिक्वेस्ट जो जनरेट हुई, क्या कर रहा हूं मैं, HTTP रिक्वेस्ट जो जनरेट हुई, अब ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इस HTTP रिक्वेस्ट के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। याद रखिएगा ये पेपर में पूछा जाता है HTTP रिक्वेस्ट। पहला पार्ट है रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट लाइन। दूसरा पार्ट है रिक्वेस्ट हेडर्स, रिक्वेस्ट हेडर्स, रिक्वेस्ट हेडर्स। तीसरा पार्ट है रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है। अगर मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा तो आपको ज्यादा ऊपर से चला जाएगा, थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको मैं यहाँ पे कि मैंने क्या कहा कि HTTP रिक्वेस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट लाइन, एक होता है रिक्वेस्ट हेडर, एक होता है रिक्वेस्ट बॉडी। इस रिक्वेस्ट लाइन के अंदर वो पूछता है कि क्या मेथड है, URL क्या है, ठीक है, और HTTP का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। ये सब चीजें रिक्वेस्ट लाइन में आती है। रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर क्या आता है कि जो भी क्लाइंट है उसकी क्या इंफॉर्मेशन है और उसकी रिक्वेस्ट डिटेल्स क्या क्या है, उसकी रिक्वेस्ट डिटेल्स क्या क्या है वो रिक्वेस्ट एड्रेस के अंदर आती है। और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आती है जो भी डेटा है वो सर्वर को, डेटा सेंड टू द सर्वर, ये आती है रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। HTTP रिक्वेस्ट जो है दैट कंटेन 3 पार्ट्स, रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी। चलिए नेक्स्ट। ठीक है। तो ये HTTP के बारे में आपको बताया मैंने। हाउ मेनी पार्ट्स डज एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन? तो कितने पार्ट्स होते हैं HTTP रिक्वेस्ट को? अभी मैंने आपको बताया कि एक रिक्वेस्ट लाइन आ गया, ठीक है, एक रिक्वेस्ट हेडर आ गया, हेडर आ गया, और एक आ गया रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी। ये सब चीज़ें देखो अभी पूछा गया है, ये कहीं पीछे मतलब थोड़ा पुराना है क्वेश्चन, लेकिन ये पूछा जा सकता है। मैंने क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट पिक किए हैं यहाँ पे ईमेल एंड इंटरनेट से, जो आमतौर पर क्वेश्चन आप नहीं करते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो पॉपुलर वेब ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है बेसिकली। अभी इसको डिसकंटिन्यू करके ना माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिसकंटिन्यू करके बेसिकली इसको इसी को रीनेम किया है। रीनेम कह लो या डिसकंटिन्यू करके नया लाया जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। लेकिन है तो वेब ब्राउजर ही ना ये भी। मोजिला फायरफॉक्स इज आल्सो वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज आल्सो वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम तो है ही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस जो है ना वो एक एप्लीकेशन है, ये ब्राउजर नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है ना, ठीक है, जैसे हमने एक्सेल पढ़ा है, MS एक्सेस है, पावर पॉइंट है, ठीक है, उसी तरीके से ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट, ये अभी रिसेंटली किसी पेपर में पूछा गया है यहाँ पे 2023 में। Dash was the first browser to display images in line with text instead of showing them in separate windows.
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। मोज़ेक वाज द फर्स्ट ब्राउजर, ठीक है, जिसने ये सब चीजें की थी। ये भी 2023 के क्वेश्चन में, ये फैक्चुअल है, ये आपको पता होना चाहिए। 2023 सीजीएल में पूछा गया है, तो हो सकता है आपको रिपीट ये पूछा जाए। विच आर द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी मैंने आपको कहा कि पहले माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, फिर उस इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और एक नया लाया गया जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है एक नया वेब ब्राउजर है, किसका, क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का। ये भी 2023 सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय, अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया, सॉरी। इन क्रोम ब्राउजर विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू नेविगेट टू द नेक्स्ट टैब ऑन द राइट। अब देखो क्या है कि आपने मोबाइल के एग्जांपल ले लो। मोबाइल में नहीं, बेसिकली आपने लैपटॉप खोल रखा है, लैपटॉप। तो आपने बड़े सारे टैब्स खोले हैं यहाँ पे, एक वेबसाइट खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, चौथी खोली, इस तरीके से आपने खोल रखी है वेबसाइट्स। ये इनको टैब्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, टैब्स कहते हैं। आपने ये वाली टैब खोली है, ठीक है, और आप चाहते हो या तो आप माउस से जाके यहाँ पे जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो, तो अगर आपको इस पे जाना है, अगर इस पे जाना है तो माउस से जाके क्लिक करो, यहाँ पे चले जाओगे। नहीं तो क्या करोगे, शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे। अब ये कह रहा है कि अगर आपको राइट की ओर जाना है, एक टैब से दूसरे टैब में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे टैब में जाना है, तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, दैट इज कंट्रोल प्लस टैब की का इस्तेमाल करोगे। तो CTRL प्लस टैब की अगर आप दबाओगे तो आप राइट की ओर जो है वो एक एक टैब मूव करना शुरू करोगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये ना करके, ठीक है, इसकी जगह कुछ और करोगे, जैसे Alt+4 लगाओगे, तो जो भी चौथा होगा वो चौथे पे चला जाएगा। 5 करोगे तो 5वें पे चला जाएगा। सबसे लास्ट वाले पे जाना है तो 9 दबाना पड़ेगा। अगर मान लो 10 टैब हैं, फिर भी अगर आप 9 दबाओगे तो वो सबसे लास्ट पे चला जाएगा। अगर 100 भी होंगे ना, 100 भी, सबसे लास्ट वाले टैब पे जाना पड़ेगा, तो 9 ही दबाओगे, ऐसा नहीं कि 100 दबाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कुकी। तो कुकी का क्या फंक्शन है, मैं आपको अभी बताया। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। जो भी यूजर है उसकी जो भी वेब एक्टिविटी होती है, उस वेबसाइट पे जाके जो भी वो चीजें करेगा, उन सारी इंफॉर्मेशन को वो ट्रैक करता है, स्टोर करता है। ये सारे काम किसके होते हैं, कुकी के होते हैं। ये भी 2023 में पूछा गया है। सम कुकीज ऑटोमेटिकली रीजनरेट आफ्टर बीइंग डिलीटेड बाय द यूजर, दीज कुकीज आर कॉल्ड। ये अभी मैं आपको बता चुका हूं कि इन कुकीज को ज़ॉम्बी कुकीज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल लोकेशंस में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। जब ये मल्टीपल लोकेशंस में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेंगे, आप एक जगह से कुकी को डिलीट करोगे तो ये कुकीज दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन लेके फिर से रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको ज़ॉम्बी कुकीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज़ॉम्बी कुकीज कहा जाता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू इंप्लीमेंट एन ओमनी बॉक्स वॉस। अब ये होता क्या है, देखो, मान लो आपने देखा होगा ना कि जैसे आपके मोबाइल में अगर आपको कोई भी सर्च करना है तो आप क्या करोगे, गूगल बॉक्स होता है ना, गूगल का, गूगल सर्च बॉक्स, ठीक है ना। सर्च बॉक्स गूगल का, यहाँ पे जैसे ये गूगल का ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप कोई भी चीज करोगे ऊपर आपका वो यूआरएल वाला होता है, यूआरएल वाला, ठीक है ना। अब पहले क्या होता था, इस यूआरएल बॉक्स में, ये जो यूआरएल बॉक्स है, उस यूआरएल बॉक्स में आप सिर्फ अगर वेबसाइट का एड्रेस डालते तो आपके पास एक प्रॉपर यूआरएल होना चाहिए था, तो ही जाके यहां से चीजें सर्च कर सकते थे आप, ठीक है। तो हो जाता था चीजें। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, मान लीजिए मुझे कोई किसी चीज के बारे में यहाँ पे गूगल से सर्च करना है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे देखना है कि HTTP रिक्वेस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो या तो मैं इस गूगल में जाके वो जो सर्च बॉक्स है वहां से करूं, या फिर क्या मैं इस यूआरएल बॉक्स से भी कर सकता हूं। बिल्कुल, आजकल के टाइम पे ये पॉसिबल है। आप इस यूआरएल बॉक्स में डायरेक्टली जाके लिख सकते हो कि भाई हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन HTTP रिक्वेस्ट। तो ये क्या है, डायरेक्टली जाके आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी। ये सबसे पहले किसने करके दिखाया, ये करके दिखाया सबसे पहले क्रोम ने। जो गूगल क्रोम है ना, उसने इस यूआरएल बॉक्स और सर्च बॉक्स को कंबाइन कर लिया। क्या किया, इस यूआरएल बॉक्स और सर्च बॉक्स को कंबाइन कर दिया गया,
जिसे हम कहते हैं ओमनी बॉक्स। ओमनी बॉक्स अब मतलब इसमें आप यूआरएल डालो तो भी खुलेगा, सर्च कोई चीज सर्च करोगे तो भी चीज खुलेगी। ये किसने किया था ये? इट वॉज डन बाय गूगल क्रोम। इट वॉज डन बाय फर्स्ट टाइम किसने किया था ये? गूगल क्रोम ने। ठीक है, नेक्स्ट, इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग वेब पेजेस? बताओ जरा कौन सा इंजन? मैं आपको बता चुका हूं, HTTP रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया कि क्या होता है, फिर HTML से आपके वेब पेजेस शो होते हैं, लेकिन मैंने बोला था इंजन कौन सा था? इंजन था यहाँ पे रेंडरिंग इंजन। ठीक है, रेंडरिंग इंजन था यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स जैसे मैंने कहा आपको कि एग्जांपल्स आपको थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए रेंडरिंग इंजन की। जैसे ब्लिंक आ गया, ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। ब्लिंक आ गया, गीको आ गया, गीको, वेबकिट आ गया, एग्जांपल वेबकिट, या फिर जैसे मैंने पहले कहा था ट्राइडेंट एटसेट्रा। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्राइडेंट इंजन्स, सॉरी रेंडरिंग इंजन्स। ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेंडरिंग इंजन्स। नेक्स्ट, when we want to search for specific word and its synonym in Google search engine, which operator is used? अब पहले होता था, अब शायद ये डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी पूछते हैं ये वाला इंफॉर्मेशन जो है ना। जैसे मान लो मुझे लिखना है कि फॉर एग्जांपल हैप्पी, हैप्पी के अगर मुझे सिनोनियम्स चाहिए, सिनोनियम्स चाहिए, तो या तो मैं लिखूंगा हैप्पी सिनोनियम, सिनोनियम्स ऑफ हैप्पी। ठीक है ना, कि सर्च करना सिनोनियम्स ऑफ हैप्पी, मैं सर्च करूंगा तो आ ही जाएंगे जो भी हैप्पी के सिनोनियम्स होंगे। लेकिन पहले पहले शॉर्टकट की भी होती थी, तो इसके लिए क्या ऑपरेटर, किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे? जो टिल्ड ऑपरेटर होता है ना, टिल्ड ऑपरेटर बोले तो अगर मुझे सिनोनिम, ये वाला ऑपरेटर ऐसे करके अगर मैं गूगल में पहले हैप्पी, क्रोम में सर्च बॉक्स में हैप्पी लिख लेता, तो जो भी सिनोनियम्स होते इस हैप्पी के वो आ जाते। मतलब क्या रिजल्ट में आता? जैसे मान लो हैप्पी भी आएगा, मतलब ये वर्ड हैप्पी भी आता, फिर ग्लैड आता, ठीक है, या फिर चेयरफुल आता, चेयरफुल आता, ठीक है, या फिर डिलाइटेड आता, डिलाइटेड आता। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो आती। अब ये चीज जो है ना, इसको आप डिसकंटिन्यू कर दिया मेरे ख्याल से, अब नहीं है ये, दिस हैज बीन डिसकंटिन्यूड बाय द गूगल क्रोम, लेकिन क्वेश्चन सिंस आज भी बनता है इसका। तो अब मैंने क्या किया, जब मैंने इस टिल्ड ऑपरेटर के साथ ये लिखा तो सिनोनियम्स आना शुरू हो गए, लेकिन इसमें आपने देखा कि ये हैप्पी वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है इसमें। अगर मुझे इसके सिनोनियम चाहिए और मैं चाहता हूं कि इसके रिपीट वर्ड ना हो, ये मतलब हैप्पी ना आए इसमें, तो मैं ऐसे माइनस हैप्पी करके लिखता, तो इसमें जो भी ये रिजल्ट तो यही आते, लेकिन हैप्पी नहीं आता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो आंसर आएगा टिल्ड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हालांकि ये चीज जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन क्वेश्चन आज भी पूछते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल, ईमेल ऑन द इंटरनेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज? कौन सी सर्विसेज हैं ये? कम्युनिकेशन सर्विसेज। ऑब्वियस ही बात है, आपको ए से बी तक कोई लेटर भेजना है ईमेल के थ्रू, तो बेसिकली वो किसके लिए की जाती हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए की जाती है ना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज है ये। ठीक है, तो ये थे पहले 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है आपको पार्ट 2 में मिलेंगे इसके। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपने कुछ नया सीखा है, तो ज़रूर वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। जैसे जैसे देखो, ये नॉर्मल सी चीज़ है, वीडियोज में जितना व्यूज़ अच्छे होंगे, ठीक है, तो उतना मन करता है पढ़ाने का भी। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहां पे आपको कंप्यूटर की सारे बेसिक्स की क्लासें जो है, आपको जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम देना है, ठीक है, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जेकेएसएसबी का जो मर्जी एग्जाम दीजिए, आपको इन्हीं मतलब वो कंप्यूटर बेसिक्स प्लस जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको यहाँ पे, आपको 100% क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।